प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। विज्ञान विषय की ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने अब तक जाना था कि श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ, जिसमें हमने पूर्व वीडियोज़ में ये देख लिया था, ये जान लिया था कि ऊपरी श्वसन तंत्र किस प्रकार होता है। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है निचले श्वसन तंत्र से संबंधित। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, निचला श्वसन तंत्र, जो कि श्वसन तंत्र का दूसरा भाग है, निचला श्वसन तंत्र। अब देखिए, निचला श्वसन तंत्र जो है वह श्वसन तंत्र भी क्या है, 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें पहले नंबर पर जो है जिसको अपन कहते हैं श्वास नली, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर है श्वसनिका, दूसरे नंबर पर क्या है, श्वसनिका। और तीसरे नंबर पर है फेफड़े, तीसरे नंबर पर फेफड़े। जाहिर सी बात है कि अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, तो श्वास नली, श्वसनिका और फेफड़े, ये तीनों अंग मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, निचले श्वसन तंत्र का, ठीक है। अब अपन एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, पहले नंबर पर श्वास नली क्या है। देखो, एक सामान्य शब्दों से ही इसका अर्थ दृष्टिगोचर होता है, ठीक है ना। श्वास को ले जाने वाली नली, श्वास को ले जाने वाली नली, शाब्दिक अर्थ के रूप में तो ये है, लेकिन थोड़ा इसको संरचना के दृष्टिकोण से अपन देखें तो इसमें देखो क्या होता है। यो लंबाई के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो तकरीबन इसकी लंबाई जो होती है वो 5 इंच होती है, तकरीबन 5 इंच होती है, ठीक है। अब अगर अपन इसके संरचना से दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें सी आकार के देखो छल्ले होते हैं, है ना। ये सी आकार है, लेकिन ये सी आकार के छल्ले दोनों तरफ रहेंगे। जैसे ये सी इधर से बन गया तो एक सी कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या करता है, एक वलय का निर्माण कर लेती है। कैसा निर्माण कर लेती है, वलय का निर्माण कर लेती है। अब वलय का निर्माण करने से हमें क्या बेनिफिट है, हमारे शरीर को क्या फायदा। इसको एक सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि वलय का निर्माण होगा तो ये करीब ऐसी संरचना बन जाएगी, हाफ पोर्शन से अगर अपन बात करें तो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो, कभी जैसे मान लो अपन एयर को बाहर निकालें, यानी कि अपन श्वसन की प्रक्रिया से पूरी की पूरी एयर को बाहर निकाल लिया तो ये पिचकेगी नहीं, समझ गए बात को। लेकिन अगर मान लो कभी हवा ज्यादा है तो ये फूलेगी भी नहीं, क्लियर है। तो इसीलिए ये जो संरचना है ये किस तरह से बनी रहती है, सी आकार के छल्ले के नुमा बनी रहती है, ठीक है ना। अब इस सी आकार के छल्ले के ऊपर और संरचना के दृष्टिकोण से क्या होता है, तो देखो आप उसको बोल सकते एपिथीलियम, एपिथीलियम, या हिंदी में यूं बोले अपन उपकला, उपकला, है ना। इस उपकला से इसका निर्माण होता है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर श्लेष्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा क्या करता है, धूल मिट्टी के कणों को रोकने का काम है। और उसके बाद एक शब्द में यूं बोल सकते हो आप कि ये वायु को शुद्ध करके क्या करता है, फेफड़ों की ओर भेजता है। वायु को शुद्ध करके कहाँ भेजता है, फेफड़ों की ओर, ठीक है ना। फेफड़ों की ओर इसका प्रवाह होता है, तो फेफड़ों की ओर जाने के बाद जाहिर सी बात है प्योरिफिकेशन का काम हो गया, यानी कि फिल्टर करने का काम इसने कर दिया। किसने कर दिया, श्वास नली ने कर दिया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगी, क्लियर है यहाँ तक का। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या श्वास नली, श्वास को ले जाने वाली नली को सामान्य शब्दों में श्वास नली कहा जाएगा। लंबाई के दृष्टिकोण से करीब ये 5 इंच होती है। एपिथेलियम या उपकला इसके ऊपर पाई जाती है, जिस पर श्लेष्मा पाई जाती है, जो क्या करती है, वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर भेजती। इसी आकार के इसमें छल्ले होते हैं, जिससे ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है। अब आप आगे, इससे आगे देखिए, जैसे ही हमने ये जाना कि भाई इस तरह का मामला इसमें होता है, अब ये कहाँ पहुंचेगी, ये आगे की ओर पहुंचेगी। आगे की ओर कहाँ पहुंचेगी, तो देखो नाम से स्पष्ट है, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। देखिए वक्ष गुहा, वक्ष का मतलब होता है छाती, गुहा का कैविटी, ठीक है ना। इंग्लिश में कैविटी है, गुहा बाकी क्या है, एक लंबी संरचना यूं। तो ये वक्ष गुहा में जाने के बाद, जिसको अपन बोल सकते हैं छाती के अंदर पाई जाने वाली एक गुहा, ठीक है ना। आप मुझे देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड होगी ये 2 भागों में। तो ये श्वास नली फिर क्या करती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरणार्थ ये इस तरह से आ रही है तो ये डिवाइड कहाँ होगी, इस तरफ हो जाएगी डिवाइड,
और इस तरफ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। जिसको अपन ने नाम दे रखा है दाई, दाया और बाई श्वास नली। दो तरह से विभाजित होने के बाद ये आगे पहुंच जाती है, और आगे पहुंचने के बाद इसका अटैचमेंट किससे होता है, श्वसनिका से होता है। क्लियर है ना। इसको आप दाई बोल सकते हो, तो उसको क्या बोल सकते हो, बाई श्वास नली बोल सकते हो। और दो भागों में विभाजित होना भी जरूरी, क्योंकि एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा करना, ये आगे जाएगी फेफड़ों में, तो विनिमय ज्यादा करने के लिए क्या है, उसका फैलना बड़ा जरूरी है, इसलिए दो भागों में यहाँ से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर है। अब आप दूसरे टॉपिक पे आइए, जिसका नाम है श्वसनिका। हेडिंग लगा लीजिए आप, श्वसनिका। श्वसनिका का काम क्या है, एक यूं बोल सकते हैं इसी का छोटा पार्ट है, लेकिन ये इससे आकार में थोड़ी छोटी, जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि छोटी छोटी नालियां होती है, वो मिलकर एक बड़े नाले में समाहित हो जाती है, तो छोटी छोटी नालियों के रूप में कौन है, श्वसनिका है। नाली से तात्पर्य क्या है, संरचना के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ कि वो आगे जाकर क्या होगी, बड़े आकार के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि उसका फैलना तो जरूरी है। तो जब आप इसको डायग्राम के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जैसे मान लो ये उपास्थि वाले अपन ने देखी थी इस तरह से, ठीक है ना। अब ये यहाँ से दो में डिवाइड हो गई थी, कौन डिवाइड हो गई थी, श्वास नली, ठीक है ना। अब ये दो में मैं एक सामान्य संरचना के रूप में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर इसको आगे ले जाने का काम कौन करेगी, वो करेगी कौन, श्वसनिका। छोटी छोटी संरचना के रूप में ये पाई जाती है। देखिए इसमें फिर आगे ये भी बाई और दाई दो में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वो जिसके साथ वो जिस प्रकार श्वास नली चलेगी उसी प्रकार से तो श्वसनिका उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी, ठीक है ना। आगे जाने के बाद ये भी डिवाइड किस में हो जाएगी, दाई और बाई रूप में। अब देखो आगे इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका और तृतीयक श्वसनिका इस तरह से डिवाइड हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिका के रूप में, ठीक है ना। आगे जाने के बाद अब ये यहाँ हुई, तृतीयक के बाद क्या पाई जाएगी, इसमें वायु कुपिकाएं। ये वायु कुपिकाएं क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है। अब गैसों का विनिमय कौन सी गैस है, ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना, और CO2 को क्या करना, मुक्त या निर्मुक्त करना, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कहाँ पहुंचेगी, आगे की ओर पहुंचेगी, ठीक है। अब दो कंप्लीट होने के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, फेफड़ा। तो क्लियर हो गया, श्वसनिका क्या है, एक जाल है नलिकाओं का जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित रहती है। उसमें वायु कुपिकाएं होती है, और वायु कुपिकाएं O2 को ग्रहण करती है और CO2 को मुक्त करती है। ये दो भागों में डिवाइडेड रहती है, बाई और दाई, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर फेफड़े, ठीक है। फेफड़े अगर अपन जोड़े के दृष्टिकोण से बात करें तो एक है, ठीक है ना, और संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो दो है, ठीक है ना। फेफड़े सबसे पहली बात कोमल होते हैं, कोमल होते हैं। अब आप देखो हमारे अंगों की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या है, क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर कंकाल पाए जा रहे हैं जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। फेफड़ों में भी आप देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, कंकाल स्केलेटन है जो हमारे फेफड़ों की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो सुरक्षा का दायित्व किसका है, कंकाल का। उसके बीच में संरचना के रूप में फेफड़े, तो कोमल होने की वजह से भी उसमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर अपन रंगों के दृष्टिकोण से बात करें, रंगों के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है, हल्का गुलाबी। हल्के गुलाबी रंग के रूप में इसको पहचाना जाता है, ठीक है ना। अभी तो 10th स्टैंडर्ड पे ये नहीं पूछा जाता, पर इन फ्यूचर भविष्य में कभी एग्जाम होता है तो ऐसा पूछ लेते हैं कि फेफड़ों का रंग कैसा होता है, तो आप ध्यान रखना हल्का गुलाबी होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक का। अब ये आगे पहुंचेगा, आगे पहुंचने के बाद इसके अंदर और क्या क्या है, तो फेफड़े यूं बोल सकते हो आप सम्मिलित संरचना है। किस किस की सम्मिलित संरचना है, वायु कुपिकाओं का, वायु कुपिका प्लस, यानी कि हम बोल सकते हो कि फेफड़े के अंदर सारे के सारे समन्वित जाल है ना। और जाल के अंदर इस प्रकार वायु कुपिका और उसके साथ श्वास नलिका, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ये सब चीजें किसके अंदर इंक्लूड हो रखी है, फेफड़े के अंदर हो रखी है, ठीक है ना। जितने भी प्रकार की वाहिकाएं भी इसमें ऐड कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। छोटे छोटे रुधिर केशिकाएं भी हो गई, ठीक है ना। ये भी क्या कर रही है, इसको आगे की ओर बढ़ा रही है और वहां से रक्त का आदान प्रदान कर रही है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फेफड़े के दृष्टिकोण से बात करें तो दायां और बायां दो है। तो दाहिना फेफड़ा जो होता है वो फेफड़ा क्या होता है,
लंबाई में तो क्या होता है, छोटा होता है। लंबाई में कैसा होता है, छोटा। किसकी अपेक्षा, बाएं की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, बाएं की अपेक्षा। तो बायां लंबाई में क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आप एक लाइन में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि दाहिना फेफड़ा जो रहता है वो लंबाई में छोटा होता है और बायां फेफड़ा लंबाई दाहिना फेफड़ा जो होता है वो लंबाई में ज्यादा कम होता है और बायां फेफड़ा लंबाई में क्या होता है, सॉरी ज्यादा होता है, ज्यादा है। ठीक है ना, एक गलती है। अब इसके आगे देखिए आप, फिर देखिए ये वाला भाग अगर लंबाई में कम है तो चौड़ाई में ज्यादा होगा, ये चौड़ाई में कम है तो लंबाई में, यानी कि किसी न किसी तरीके से इसको एडजस्ट किया हुआ रहता है। अब आप पुरुष और महिला के रूप में बात करें तो पुरुष का फेफड़ा जो रहता है ना, पुरुष का फेफड़ा क्या रहता है, भारी रहता है वजन के दृष्टिकोण से। किसकी तुलना में, महिला की तुलना में। यानी कि महिला का फेफड़ा कैसा होता है, हल्का होता है। मजाक के पॉइंट से बात करें तो आप देख सकते हो कि पुरुष का फेफड़ा भारी होने के कारण श्वास संबंधी रोग ज्यादा होते हैं और निकल लेता है जल्दी, लेकिन महिलाओं का फेफड़ा थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा निचला श्वसन तंत्र था। अब इसके अंदर एक जो पॉइंट है वो शेष रहता है अपना श्वसन मांसपेशियां, जिसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।